वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सनातनी टीचर में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट का प्रश्न पत्र 2021 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। 77 क्वेश्चन तक पार्ट 1 में हो गया था। आइए 78 से आगे करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 78 दिया हुआ है। कथन है इतिहास मिथ्या है। कथन भी इतिहास स्रोतों की व्याख्या पर आधारित है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं ए बी सी डी। पहला ए सही है किंतु बी गलत है, ए गलत है किंतु बी सही है, ए एवं बी दोनों सही हैं तथा ए का व्याख्यान बी है, ए एवं बी दोनों सही है, ए का सही व्याख्यान बी नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ये होगा इतिहास स्रोतों की व्याख्या पर आधारित है। ये सेंटेंस गलत है। इतिहास क्या है? मिथ्या है। सॉरी, हाँ, इतिहास मिथ्या है। ये सेंटेंस जो है गलत है। इतिहास स्रोतों की व्याख्या पर आधारित है, मतलब ए गलत है, बी सही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, समाज विज्ञान के पाठ्यक्रम के दायरे के विस्तृत होने की संभावना बनी रहती है। कथन ए है। कथन बी दिया हुआ है बच्चे बाहरी दुनिया के तमाम अनुभवों को कक्षा में लेकर आते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ए सही किंतु बी गलत है, ए गलत है किंतु बी सही है, ए एवं बी दोनों सही हैं तथा ए का सही व्याख्यान बी है, ए एवं बी दोनों सही हैं तथा ए का सही व्याख्यान बी नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ए व बी दोनों सही है। समाज विज्ञान के पाठ्यक्रम के दायरे के विस्तृत होने की संभावना बनी रहती है। बच्चे बाहरी दुनिया के तमाम अनुभवों को कक्षा में लेकर आते हैं। तो ये दोनों सेंटेंस जो है सही है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, किसी कक्षा में यदि शिक्षक शिक्षिका किसी क्षेत्र के लोगों को किसी एक निर्धारित छांव में बांध देती है तब वह डैश को बढ़ावा दे रही है। ऑप्शन आर फर्स्ट विविधता, सेकंड रूढ़िबद्ध धारणा को, थर्ड बहुसंस्कृतिवाद को और फोर्थ है पंथ निरपेक्षवाद को। यहाँ पे जो ऑप्शन है बी रूढ़िबद्ध धारणा को। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। सामाजिक विज्ञान में शैक्षणिक प्रक्रियाएं एक ऐसी ज्ञान मीमांसा पर जोर देती हैं जहां पाठ्यपुस्तक ए मुद्दों को समझने का एक विशेष रास्ता होती हैं, बी एक बंद बक्से की तरह विकसित होती हैं, सी अतीत की मुख्य धारा का लेखा जोखा होती हैं, डी एक परिवर्तनात्मक दस्तावेज के रूप में बनती हैं। अब यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं कि कौन सा सही है। तो पहला है केवल ए तथा सी, दूसरा है ए तथा डी, तीसरा है बी तथा सी और चौथा है बी सी तथा डी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए जो है मुद्दों को समझने का एक विशेष रास्ता होती है, ये सही है। ठीक है, और एक परिवर्तनात्मक दस्तावेज के रूप में बनती है। तो यहाँ पे ए और डी सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ये आपका बी जो है ये सही होगा, केवल ए तथा डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, स्रोत थीम पर चर्चा करते समय एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक अधिगमकर्ताओं की सहभागिता को कैसे बढ़ा सकता है। ऑप्शन आर गिवन। अधिगमकर्ताओं के जीवन के जुड़ाव से बचना, स्रोतों पर और अधिक पढ़ने के लिए प्रेरित करना, अपने स्वयं की व्याख्या बनाने को हतोत्साहित करना, प्रश्न पूछना और सूचना के कोष में भी वृद्धि करना। अब यहाँ पे सही विकल्प दिए गए हैं, ए और बी सही होगा, बी और सी सही होगा, बी और डी सही होगा, सी और डी सही होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे देखिए स्रोतों पर और अधिक पढ़ने के लिए प्रेरित करना, ये सही होगा, और प्रश्न पूछना और सूचना के कोष में अभिवृद्धि करना। यहाँ पे ऑप्शन आपका जो है बी और डी सही है। तो ये सी ऑप्शन जो है बी और डी ये आपका ये सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं। कक्षा में न ध्यान देने वाले विद्यार्थियों के प्रति सामाजिक विज्ञान के शिक्षक किस तरह का व्यवहार करेंगे। ऑप्शंस दिए गए हैं। उन्हें और अधिक तिथि और तथ्यों को याद करने के लिए कहेंगे और उन्हें व्यस्त रखेंगे, उनसे बातचीत करेंगे तथा रुचि के कारण जानने का प्रयास करेंगे, उन्हें चर्चा में आए विषयों के इर्द गिर्द अपने अनुभवों को साझा करने को प्रोत्साहित करेंगे, उन्हें बहुत कठिन कार्यपत्र तथा गृह कार्य देंगे। तो यहाँ पे हम चूज कर लेते हैं कौन सा सही है। ठीक है,
तो उनसे बातचीत करेंगे, उनकी अरुचि के कारण जानने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे ठीक लग रहा है। ठीक है। और आपका उन्हें चर्चा में आए विषयों के इर्द गिर्द अपने अनुभवों को साझा करने को प्रोत्साहित करेंगे। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, केवल बी और सी, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। सबसे उचित विकल्प का चयन करें तथा वाक्य पूरा करें। एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। उच्च संज्ञानात्मक क्षमताओं वाले प्रश्नों के निर्माण करने के लिए सभी शिक्षार्थियों को प्रेरित करना, शिक्षार्थियों को सीखने के विभिन्न अनुभवों को प्रचुरता में प्रदान करना, शिक्षार्थियों को उत्पाद आधारित शिक्षण अधिगम पर्यावरण प्रदान करना, सृजनात्मक विचारों को रटने के अभ्यास में शिक्षार्थियों का मार्गदर्शन करना। यहाँ पे ऑप्शन बी सही लग रहा है, शिक्षार्थियों को सीखने के विभिन्न अनुभवों को प्रचुरता में प्रदान करना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़ करके। ऑप्शंस आर गिवन। यथा स्थिति बनाए रखने को, स्रोतों की मदद से अनुमान लगाने व सत्यापन करने के अवसर उत्पन्न करना। तीसरा, शिक्षार्थियों में सुव्यवस्थित तर्क करने के कौशल को विकसित करना। फोर्थ, इतिहास को एक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करना। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए, यथा स्थिति बनाए रखने को, तो ये जो है ऑप्शन ए सही होगा 85 का। ठीक है। क्वेश्चन था सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती, केवल इसको छोड़कर। तो यथा स्थिति बनाए रखने को छोड़कर। 86, एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक, यहाँ पे कथन दिया, एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विवादास्पद मुद्दों को पढ़ाने से बचना चाहिए। कथन बी, विवाद उत्पन्न होते हैं क्योंकि इतिहास में स्रोत अपने आप बोलते नहीं। तो यहाँ पे ये देखिए, तो ठीक लग रहा है, विवाद उत्पन्न होते हैं क्योंकि इतिहास में स्रोत अपने आप बोलते नहीं। तो ये कथन बी सही होगा। ठीक है। आइए देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। ए सही किंतु बी गलत है, ए गलत है किंतु बी सही है, ए और बी दोनों सही तथा ए का सही व्याख्यान बी है। ए एवं बी दोनों सही किंतु दोनों कथनों में कोई संबंध नहीं है। तो पहला कथन एक बार और पढ़ लेते हैं। एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विवादास्पद मुद्दों को पढ़ाने से बचना चाहिए। ऐसा नहीं है, इतिहास में बहुत सारे विवादास्पद मतलब समाज विज्ञान में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो विवादास्पद हैं, उनको पढ़ाया जा सकता है उच्च प्राथमिक कक्षाओं में। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो विवादास्पद होते हैं, लेकिन एक शिक्षक को उनको पढ़ाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो मुझे लग रहा है ये गलत होगा, तो हम ऑप्शन बी के लिए जा सकते हैं। ऑप्शन बी, ए गलत है किंतु बी सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 है। 87 है, समय और स्थान की समझ को विकसित करने के लिए उपयोग करना होगा। समय और स्थान, देखिए यहाँ से जियोग्राफिकल आ गया एक क्वेश्चन। ठीक है। तो समय और स्थान समझ में ही आ गया होगा कौन सा ऑप्शन सही होगा पहले ही। तीसरी समझ को विकसित करने के लिए कौन सा उपयोग, मतलब करने के लिए उपयोग करना होगा। तो केवल मानचित्र एवं समय रेखाएं, केवल समय रेखाएं, ग्लोब तथा मानचित्र। तो यहाँ पे कौन सा होगा, मानचित्र एवं समय रेखाएं, क्योंकि समय दिया है तो समय रेखाएं आवश्यक है, और स्थान दिया है तो स्थान तो भाई हम केवल मानचित्र में डिनोट कर पाएंगे। समय रेखा में केवल समय रेखाएं, ग्लोब तथा मानचित्र, ग्लोब में भाई तो हम उसकी वर्ल्ड के सारे जो स्थान हैं या फिर ज़मीन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, जल से रिलेटेड जो भी चीज़ें, उन सारी चीज़ों को लोकेट कर सकते हैं। इसमें अक्षांश और देशांतर के अकॉर्डिंग हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। ठीक है। लेकिन समय और स्थान की बात करें तो मानचित्र एवं समय रेखाएं का हम उपयोग करेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं। आप भोपाल में समाज विज्ञान के शिक्षक हैं। पूर्व इतिहास काल के लोगों से विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शिक्षण शास्त्रीय विधि कौन सी होगी। भीमबेटका का भ्रमण, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग से प्रकाशित एक पुस्तक से पठन एवं चर्चा, व्याख्यान के लिए दिल्ली से एक विशेषज्ञ को आमंत्रित करना, एक अभिलेखागार का भ्रमण। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए, भीमबेटका का भ्रमण, ये सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, भारत के विभाजन को समझने के लिए कौन सी शैक्षणिक सहायक सामग्री उपयोग में लाई जाती हैं। ऑप्शन आर
पंजाब में पाए जाने वाले काले एवं लाल रंग के मृदभांड कथानक छवियां आहत सिक्के। अब इसमें देखिए केवल ए तथा बी, केवल ए तथा डी, केवल बी तथा सी, केवल बी तथा डी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें जो है कथानक और छवियां, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी जो है बी तथा सी ये सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 90 पे। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक शिक्षिका का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हमारे अतीत पर दृष्टिकोण पर्सपेक्टिव का निर्माण करना, तिथियों को सटीक रूप में कंठस्थ करना, हमारे अतीत को गौरवशाली बनाना, समुदायों के बीच केवल विरोधों द्वंद्वों को इंगित करना। तो ऑप्शन यहाँ पे केवल ए सही होगा, केवल बी सही होगा, ए तथा डी सही होगा, ए सी डी सही होगा। तो इसमें से चूज करना है जिसमें हमें हमारे अतिथि पर दृष्टिकोण पर्सपेक्टिव का निर्माण करना, ये ऑप्शन सही होगा। तो इसके लिए हम केवल ए ही चूज करेंगे, ये ऑप्शन ए, ठीक है, केवल ए। आइए सेक्शन 3 पे आते हैं, लैंग्वेज पे। तो लैंग्वेज पे आते हैं तो इसके लिए आपको ये पैरा पढ़ना पड़ेगा। मैं पढ़ चुका हूँ क्योंकि इस वजह से मुझे ये वीडियो पोस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगा है, वीडियो बनाने में। तो ये पैरा मैंने पढ़ लिया है, तो आप लोग इसे सॉल्व करने से पहले एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। मैंने सारे ऑप्शंस इसके पहले ही मार्क कर रखे हुए हैं अलग से, इस पे मार्क मैंने नहीं किया हुआ है आप लोगों को बताने के लिए। तो आप लोग इसे पहले अच्छे से पढ़ लेंगे क्योंकि अभी मैं पढ़ूँगा और उसे बताऊँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ये आप पहले से ही पढ़ लेंगे। ये पैरा मैं यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ, एक लाइन और है, बस ये लास्ट लाइन है, ठीक है। ये पैरा आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऊपर भी है थोड़ा सा, ठीक है, मैंने पढ़ रखा है। आइए देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एन इंडिविजुअल शुड नॉट हैव एनी फेथ इन अ साइंटिस्ट। सेकेंड इज अ साइंटिस्ट डिजायर्स क्वेश्चनिंग बेस्ड ऑन सिंपल रीजन। ऑप्शंस आर गिवन इन द फोर फॉर्म। ए इज false, B is true, A is true, B is false, both A and B are true, both A and B are false। तो वो इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है ए फॉल्स होगा, ठीक है, और बी ट्रू होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है जो है, ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू, ये आपका ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 92। व्हाट टाइप ऑफ अ रीजन नॉट हाईली रिक्वायर्ड इन अ साइंटिफिक इंक्वायरी? अनटेम्पर्ड, uninhibited, one free from any previous belief, that of a highly educated and prejudiced mind। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है डी, that of a highly educated and prejudiced mind। ओके, क्वेश्चन नंबर 93। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे भी आपको चूज करने के लिए आ जाएगा। साइंटिफिक मेथड मीन्स आस्किंग क्वेश्चंस एंड स्पीकिंग देयर आंसर्स। B is everyday problems of life may not be solved by scientific method। Options are A is right and B is wrong, A is right and A is wrong, sorry, B is right and A is wrong, both A and B are right, both A and B are wrong। इसमें से आपका ऑप्शन जो है A सही होगा, A is right but B is wrong। Question number 94। Science according to the author is more than। Options are given in form ABCD। First is A, philosophy of life, B, disciplines of knowledge, C, questions of ideas, D, a way of thinking। So who is the correct answer? Answer B, disciplines of knowledge, ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95। Which of the following is not a true statement? First, rationality is an important basis of scientific method। Second, value system is based on reasoning and appeals to one's common sense। C, the attitude of mind cannot be understood by methods of science। Fourth, understanding philosophy of life is the sense of
साइंस। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका सी, द एटीट्यूड ऑफ माइंड कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाई मेथड्स ऑफ साइंस, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 96 पे आ जाते हैं। विच पार्ट ऑफ स्पीच एट्रीब्यूटेड टू द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, व्हाट देन इज दिस एटीट्यूड ऑफ माइंड, दिस कल्चर एंड दिस फिलॉसफी ऑफ लाइफ। कह रहा है कि इस जो वर्ड्स दिए गए हैं इस सेंटेंस में इसमें अंडरलाइन तो नहीं किया गया है कोई वर्ड। पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ रहा है, क्या है ये? मुझे लग रहा है अंडरलाइन होना चाहिए था, बट ये गड़बड़ हो गया है। ठीक है, ओके, इसका ऑप्शन हम टिक कर देते हैं। 96 में ऑप्शन जो है एडजेक्टिव होगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस को हम तब तक अलंकृत नहीं समझते हैं जब तक उसे एक सुटेबल वर्ड्स फोर्स नहीं करता है। जैसे कि ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय, तो गुड यहाँ पे एडजेक्टिव का वर्क करेगा एक तरह से। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 97, चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज अनटेम्पर्ड एज यूज्ड इन द गिवन पैसेज। थर्ड, टेम्पर्ड, अनवांटेड, लॉजिकल, इरेशनल। इसका जो ऑप्शन होगा आपका सी, लॉजिकल, ये सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 98, मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रेजुडाइज इज। जो वर्ड दिया है प्रेजुडाइज, इसका एंटोनिम क्या होगा? तो ये जो है ऑप्शन दिए गए, डिफरेंशियल, इनडिफरेंट, डिट्रीमेंटल, प्रीकंसीव्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही होगा, इनडिफरेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99, विच पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस शोज एन एरर? द मेथड्स ऑफ साइंस आर नो मोर देन अ मेथड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन एंड आंसरिंग। तो यहाँ पे ए और बी और सी तीन दिए गए हैं, डी सॉरी 4 दिए गए हैं। बोल रहा है किसमें एरर है? मेथड्स ऑफ साइंस, देन अ मेथड, आस्किंग एंड आंसरिंग। तो इसमें जो गलत है वो आपका बी गलत है। ठीक है, देन अ मेथड। ओके, क्वेश्चन नंबर 100 to 105, रीड द स्टैंजा गिवन बिलो एंड आंसर दिस क्वेश्चन / कंप्लीट द स्टेटमेंट्स दैट फॉलो विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शन। सेम है कि जैसे पीछे पैरास दिए गए थे वैसे यहाँ पे भी दिया गया है स्टैंजा। आप इसको पढ़ करके क्या करेंगे, आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मैंने पढ़ लिया है, मैंने जैसा बोल रखा है, क्योंकि इंग्लिश का पोर्शन है तो बिना पढ़े तो टिक मार्क नहीं कर सकते ऐसे डायरेक्टली। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर ही बताऊंगा, आप लोग इसे पढ़ करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, study the following statements. First, the lover's fate hangs in balance. The beloved is easily persuaded. Her pride stands in the way of her lover's success. There is a conflict between pride and pity. Options are A and B are both correct. B and C are both correct. C and D are both correct. A and B are both wrong. तो यहाँ पे ऑप्शन जो है C सही होगा। C and D are both correct. C और D ये दोनों क्या हैं? सही हैं। आप स्टेंजा पढ़ लीजिएगा, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। 101, the poet is a dejected lover. He loses heart very soon. He knows that ultimately he will win her love. His request is a matter of life and death for him. तो ऑप्शन इसमें डी सही होगा। His request is a matter of life and death for him. Question number 102. What was the poet's last thought? Options are his request for a ride together, that his beloved would accept his love, that she would raise her beautiful brow, that his breathing would start again. यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, his request for a ride together. Question number 103. Am I defied? The figure of speech used in the expression is first, simile, metaphor, personification, imagery.
तो यहाँ पे जो है बी मेटाफोर जो है वो सही होगा, ये अलंकार है। ओके, इंग्लिश में इसे फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। 104 इंग्लिश थोड़ा सा टफ पड़ेगा आप लोगों को, तो रीड करके ही करिएगा आप लोग। विथ लाइफ एंड डेथ इन द बैलेंस द फिगर ऑफ स्पीच आई द एक्सप्रेशन इज सिम्पली मेटाफोर हाइपरबोल पर्सनिफिकेशन। यहाँ पे ऑप्शन जो है सी सही होगा, हाइपरबोल। 105 पे आ जाते हैं। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए एट द लवर feels that he is in heaven, at least his one request has been granted. Options are A is right, B is wrong, B is right, A is wrong, both A and B are right, both A and B are wrong. यहाँ पे ऑप्शन सी बोथ A and B are right, क्योंकि ये तो अच्छा है, सिंपल है कि लवर्स ऐसा फील करते हैं अंत में कि भाई वो हेवन में है, और उनको कम से कम ऐसा तो होता है कि हाँ भाई उनकी एक विश जो है, एक रिक्वेस्ट जो है ग्रांट ले ली गई है। ओके, 106 पे आ जाते हैं। लैंग्वेज इज सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चर्स कम्युनिकेशन सिस्टम और रूल गवर्न सिस्टम और साइंटिफिक सिस्टम। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी अ रूल गवर्न सिस्टम, ये आपका सही होगा। ठीक है, 107 पे आते हैं। अ टीचर डज एक्शंस विच लर्नर्स फॉलो एज डायरेक्टेड एंड लर्नर्स आर नॉट एक्सपेक्टेड बी स्पीक और प्रोड्यूस लैंग्वेज। What is this method known as? Options are imitation method, total physical response, dramatics, communicative approach. So who is the correct answer? Or answer will correct कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, ये ऑप्शन आपका सही होगा। आई 108 पे चलते हैं। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर लिस्टेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो इजी क्वेश्चन हो गया, ठीक है, इसमें सोचना नहीं है। 22 लैंग्वेजेस हैं, सबको पता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ठीक है, इसे मार्क कर देना, एक सेकंड के लिए भी आपको सोचना नहीं है। ठीक है, 109 पे आता है। क्लासरूम मेक द लर्नर्स नोटिस लैंग्वेज थ्रू वेरियस मीन्स ऑन द वॉल, क्लास लाइब्रेरी ऑडियो एंड वीडियो। व्हाट शुड दिस बी डिस्क्राइब? ऑप्शंस आर लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज कंप्रहेंशन, इनपुट रिच इन्वायरमेंट, लैंग्वेज प्रैक्टिस थ्रू सेंसेस। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी इनपुट रिच इन्वायरमेंट, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 110, स्किमिंग अ टेक्स्ट मीन्स डैश रीडिंग फॉर स्पेसिफिक डिटेल्स, रीडिंग अलाउड द टेक्स्ट, रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन, रीडिंग फॉर जनरल मीनिंग। ऑप्शन डी रीडिंग फॉर जनरल मीनिंग, ये सही होगा। 111 पे आते हैं। यूज ऑफ वोकेबुलरी, प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर आर informal language inputs, form oriented language inputs, meaning oriented language inputs, linguistics oriented language inputs। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, यहाँ पे ऑप्शन बी बिना सोचे लगा देना है, फॉर्म ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट्स। 112 पे आते हैं। व्हाट इज प्रोडक्टिव वोकेबुलरी? वर्ड्स दैट वी यूज इन राइटिंग एंड स्पीकिंग, वर्ड्स विच वी रिकॉग्नाइज व्हेन समवन स्पीक्स, वर्ड्स विच वी नोटिस व्हाइल रीडिंग, वर्ड्स विच वी डू नॉट अंडरस्टैंड। तो ऑप्शन ए वर्ड्स दैट वी यूज इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। यहाँ प्रोडक्टिव वोकेबुलरी का डिफिनेशन पूछ रहा है, तो वर्ड्स ऐसे वर्ड्स जिनको हम राइटिंग एंड स्पीकिंग में यूज करते हैं। कमान नेक्स्ट क्वेश्चन 113, ये फिनिश होने वाला है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 113 पे आते हैं। Procedural knowledge helps learners dash learn the knowledge about language, learn the form first and use it later, apply the rules of grammar in communication, master the rules of grammar of a language। तो ऑप्शन सी अप्लाई द रूल्स ऑफ ग्रामर इन कम्युनिकेशन, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 114 पे आते हैं। विच अप्रोच टू राइटिंग कुड बी स्टार्टेड एज लर्निंग टू राइट बाय राइटिंग। Options are product approach, process approach to writing, dictation, summarizing। तो ऑप्शन बी प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 115, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग टास्क। ऑप्शंस आर इमेजिन यू आर द बॉय इन द स्टोरी, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग योर एक्सपीरियंस ऑफ द जर्नी इन विच यू मेट अ स्ट्रेंजर। ऑप्शन बी
Fill out the railway ticket reservation form to go to Nagpur. Third, read the poem as many times possible and write the summary of the poem. Fourth, write the autobiography of a tree. Option A. Imagine you are the boy in the story. Write a letter to your friend describing your experience of the journey in which you met a stranger. ये सही होगा. 116. Embedding the pedagogy into the material is dash. Content validity of the materials, reliability of the materials, pedagogical अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टीचर, पेडागोजिकल रियलाइजेशन ऑफ मटेरियल्स. तो ऑप्शन जो है डी सही होगा, पेडागोजिकल रियलाइजेशन ऑफ मटेरियल्स. 117. अ टीचर ऑर्गेनाइजेज द फॉलोइंग एक्टिविटी एवरी डे, डिवाइड्स द क्लास इनटू ग्रुप्स ऑफ 5 एंड गिव्स सम डे टू डे फंक्शंस स्लैश themes for conversation in the groups, and later she picks up one from each group and tasks the group of converse as a whole class activity. What is she attempting to promote? First is basic interpersonal communicative skills, cognitively advanced language proficiency, CAP, discourse कॉम्पिटेंसी, ग्रुप डिस्कशन. तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स. क्वेश्चन नंबर 118. असेसमेंट डिजाइन्ड टू मॉनिटर एंड इम्प्रूव स्टूडेंट्स प्रोग्रेस ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. ऑप्शंस आर असेसमेंट ऑफ लर्नर्स, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग. काफ़ी कंफ्यूजिंग वाला है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी, असेसमेंट फॉर लर्निंग होगा. ठीक है. 119. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंड्स द स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस एज डैश a language within the three language formula as a compulsory language, an additional option as a second language. यहाँ पे ऑप्शन जो है सी सही होगा, एन एडिशनल ऑप्शन. ठीक है. 120. It is the last question of English section C. A teacher organizes her class into the pair and gives a story of 18 sentences. One of the pairs has odd sentences, 1, 3, 5 odd sentences के फॉर्म में printed, and other sentences blank, while the other has even sentences 2, 4, 6 and odd sentences blanks. Students in pair have to read out the sentences mutually to each other and write to complete the story. This involves listening, speaking, reading and writing. What is this task known as? तो इसका ए ऑप्शन होगा, म्यूचुअल डिक्टेशन. ठीक है. यहाँ पे सेक्शन 3 भाग 3 खत्म होता है. आते हैं भाग 4 हिंदी पे. ये मैं पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि इंग्लिश को समझने में टाइम लगेगा, हिंदी को समझने में उतना समय नहीं लगेगा. लेट्स स्टार्ट. भाग 4 भाषा 2 हिंदी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 to 1. यहाँ से 30 क्वेश्चंस बस मिलेंगे आपको. विद्यालोलूप चीनी सन्यासी नालंदा की भव्यता और पवित्रता देखकर लट्टू हो गया. ऊंचे ऊंचे विहार, मठ चारों ओर खड़े थे. बीच बीच में सभागृह और विद्यालय बने हुए थे. वे सब समाधियों, मंदिरों और स्तूपों से घिरे हुए थे. उनके चारों तरफ बौद्ध शिक्षकों और प्रचारकों के रहने के लिए चौमंजिला इमारतें बनी हुई थीं. उनके सिवा ऊंची ऊंची मीनारों और विशाल भवनों में नाना प्रकार के बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे. रंग बिरंगे दरवाजों, कड़ियों, छतों और खंभों की सजावट को देखकर लोग हतप्रभ रह जाते थे. विद्या मंदिरों के शिखर आकाश से बातें करते थे, मतलब बहुत ऊंचाई थी उनके शिखर की. विशालता, नियमबद्धता और सुप्रबंध के विचार से नालंदा का विश्वविद्यालय वर्तमान काशी की अपेक्षा ऑक्सफोर्ड से अधिक मिलता जुलता था. विश्वविद्यालय के विहारों में कोई 10,000 भिक्षु विद्यार्थी और 1,500 अध्यापक रहते थे. इतने अध्यापक तो आज की डेट में किसी एक स्कूल के बच्चे में रहते हैं, एक प्राइवेट स्कूल में. खैर, ऐसे ही नहीं था वो विश्वविद्यालय.
केवल दर्शन और धर्मशास्त्र के 100 अध्यापक थे। वाह, 2 ही सब्जेक्ट के 100 अध्यापक थे। इसे संबंध रखने वाला पुस्तकालय 9 मंजिला था, जिसकी ऊंचाई करीब 300 फीट थी। इसे महाराज बालादित्य ने बनवाया था। इसमें बौद्ध धर्म संबंधी सभी ग्रंथ थे। प्राचीन काल में इतना बड़ा पुस्तकालय शायद ही कहीं रहा हो। सही बात, इतना बड़ा पुस्तकालय शायद ही कहीं रहा हो। क्वेश्चंस आर गिवन हियर। क्वेश्चन नंबर 121, नालंदा विश्वविद्यालय में पुस्तकालय का निर्माण करवाया था। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बालादित्य ने करवाया था। ऐसे पैसेज तो बहुत इजी हो जाते हैं हिंदी के। नालंदा विश्वविद्यालय में 4 मंजिला इमारतें किसके लिए बनी हुई थी? अभी हम लोगों ने पढ़ा, बौद्ध शिक्षकों और प्रचारकों के लिए बनी हुई थी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत इजी है। ठीक है, उनके चारों तरफ बहुत शिक्षकों और प्रचारकों को रहने के लिए 4 मंजिला इमारतें बनी हुई थी। ठीक है, मैंने पढ़ लिया है तो मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। इसके पहले भी मैंने पढ़ा हुआ है, इसको मार्किंग करने के लिए। तो मैं मार्किंग नहीं किया हूँ क्योंकि इजी था, हिंदी का था, इस वजह से मैं डायरेक्ट मार्किंग कर रहा हूँ। नालंदा विश्वविद्यालय किससे मिलता जुलता था? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से मिलता जुलता था। क्वेश्चन नंबर 124, चीनी सन्यासी नालंदा की डैश देखकर लट्टू हो गया। भव्य इमारत समाधियों और मंदिरों को, छतों और खंभों को, भव्यता और पवित्रता को। तो जैसा कि हम लोगों ने भी पढ़ा, भव्यता और पवित्रता को। 4 मंजिला में समास है। देखिए, सबसे इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। कर्मधारय द्विगु बहुब्रीहि तत्पुरुष, यहाँ पे द्विगु समास होगा। ठीक है, यहाँ पे काउंटिंग शो की जा रही है इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 126 पे आते हैं। लट्टू होना मुहावरा का अर्थ है। लट्टू होना मतलब क्या होता है? पागल होना, आश्चर्यचकित होना, कायल होना, घायल होना। तो कायल होना एक तरह से दीवाना होना समझ लीजिए। ठीक है, जैसे आजकल के लड़के लड़कियों पे दीवाना हो जाते हैं बेवजह। आइए आगे बढ़ते हैं। 127, विद्यालोलुप का शाब्दिक अर्थ होगा लालची, प्रतिभाशाली, विद्वान, जिज्ञासु। यहाँ पे ऑप्शन जो है डी सही होगा, जिज्ञासु। विद्यालोलुप का अर्थ होता है जिज्ञासु। आकाश से बातें करना मुहावरा का अर्थ है असंभव कार्य होना, अत्यंत आश्चर्यजनक होना, बहुत ऊंचा होना, अतिशयोक्ति पूर्ण होना। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी, बहुत ऊंचा होना। भाई आकाश की ऊंचाई ज़्यादा, यहाँ पे शिखर जो है आकाश के बराबर, उसके समतुल्य मान्यता यहाँ पे दी गई है। तो हम ऊंचाई से ही रिलेट करेंगे, बहुत ऊंचा होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 से 135 यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है, उससे रिलेटेड सारे प्रश्न पूछे जाएंगे और एक एक विकल्प चुनने हैं। MCQ टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, आइए रीड कर लेते हैं। स्वावलंबन के अनेक लाभ हैं। स्वावलंबी मनुष्य में अनेक गुण स्वतः ही आ जाते हैं, खुद ब खुद आ जाते हैं, जैसे आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, दृढ़ संकल्प, साहस, धैर्य तथा आत्मबल। स्वावलंबी मनुष्य कभी निराशा के गर्त में नहीं गिरता, अपितु सदैव आशावान बना रहता है। वो अपने भाग्य का अपने हाथों से निर्माण करता हुआ कहता है, अपना हाथ जगन्नाथ। आत्मनिर्भरता से कायरता, भय, संशय, आलस्य तथा चिंता दूर हो जाती है। इससे व्यक्ति अनेक कष्टों एवं बाधाओं को दलित करता हुआ कंटकाकीर्ण मार्ग पर निर्भरता पूर्वक आगे बढ़ता रहता है। वह भली बात समझ लेता है कि वो मनुष्य है तथा उसमें ईश्वर के अनेक गुणों की सृष्टि की है। ईश्वर ने अनेक गुणों की सृष्टि किया था, निराश होना उसका धर्म नहीं। उसे भली बात समझना चाहिए, निराशा के क्षणों में भी उसे आत्मविश्वास एवं आत्मबल का त्याग नहीं करना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वावलंबी मनुष्य का गुण नहीं है आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प, धैर्य, संशय। जैसा अभी हमने बोला, संशय। ठीक है, आत्मनिर्भरता से दूर होती है, क्या दूर होती है भाई? कायरता, संशय, चिंता। कायरता, चिंतन, संशय, चिंतन, आलस्य, भय, आलस्य, भय, चिंतन। तो क्या दूर होती है? कायरता, संशय, चिंता। ऑप्शन ए सही होगा। 131, स्वावलंबी मनुष्य में अनेक गुणों की सृष्टि किसने की है? स्वयं मनुष्य ने, ईश्वर ने, गुरु ने, कष्टों एवं बाधाओं ने। किसने की है? ईश्वर ने, जैसा हमने अभी पढ़ा। पद दलित में समास क्या है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, अव्ययी। तो कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ठीक है, सदैव का संधि विच्छेद सबसे इजी है। सदाधन एव, सदधन एव, सदधन एव, फिर सतधन एव। तो यहाँ पे जो है सदाधन एव, सदैव। बहुत लोग इसको लगाएंगे सदधन एव, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आप सदाधन
ऐ पे लगाएंगे। किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं है? दासता, निर्भरता, माता, पात्रता। तो ऑप्शन बी जो है माता। ठीक है, इसमें ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं है, क्योंकि निर्भर लिख सकते हैं, दास लिख सकते हैं, पात्र लिख सकते हैं। माता को माँ ऐसे सिंगल माँ नहीं लिख सकते, माँ लिख सकते हैं। ठीक है, माँ नहीं लिख सकते, माँ लिख सकते हैं, माँ ऊपर चंद्रबिंदी लगा करके। ठीक है, तो वो अलग हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। स्वावलंबी व्यक्ति में क्या अपेक्षित नहीं है? स्वयं में विश्वास, निर्भीक होना, आत्मनिर्भरता, आत्मबल का त्याग। तो इसमें जो है आत्मबल का त्याग, ये जो है अपेक्षित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 136, राष्ट्रीय शिक्षा नीति डैश के अध्ययन की वकालत करती है? संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी तथा आधुनिक भारतीय भाषाएं। मातृभाषा अंग्रेजी, राज्य की भाषा मातृभाषा अंग्रेजी, राज्य की भाषा संस्कृत, पाली, प्राकृत तथा जनजाति तथा छोटे छोटे समुदाय में बोली जाने वाली भाषाएं। समुच्चय विद्यालयी शिक्षा में अंग्रेजी एक अध्ययन के रूप में, मातृभाषा / घर की भाषा, शास्त्रीय भाषा, आधुनिक भारतीय भाषाएं तथा विदेशी भाषाएं। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन डी, मातृभाषा, घर की भाषा, शास्त्रीय भाषा, आधुनिक भारतीय भाषाएं तथा विदेशी भाषाएं, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 137, एक बच्ची अपने माता पिता के साथ बिहार से मुंबई आती है तथा वह विद्यालय में हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी सीखती है तथा अपने पड़ोस में विद्यालय में अपने मित्रों से मराठी भाषा बहुत अच्छे से सीखती है। आप मराठी सीखने को किस रूप में वर्णित करेंगे? भाषा अर्जन, सहारा देना, भाषा अधिगम, परिकल्पना, निवेश। तो आप किसे देंगे? भाषा अर्जन। भाई सीख रही है, भाषा अर्जित कर रही है, नए भाषा को अपना रही है, तो यहाँ पे भाषा अर्जन हो जाएगा। किसी शिक्षार्थी को एक पाठ्य सामग्री पढ़ते समय कुछ संकेत मिलते हैं तो जो उसे अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया में मदद करते हैं, किस रूप में जाना जाएगा? सरसरी दृष्टि से पढ़ना, बारीकी से पढ़ना, अर्थगत संकेत, सूत्रात्मक संकेत। तो यहाँ पे अर्थगत संकेत सही होगा। क्वेश्चन नंबर 139, श्रवण की किस प्रक्रिया में मुख्य विचार समझना, अनुमान लगाना, निष्कर्ष आरेखित करना तथा सारांश लिखना सम्मिलित है? ऊर्ध्वोन्मुखी श्रवण प्रक्रियाएं, सूचना के लिए श्रवण, अधोमुखी श्रवण प्रक्रियाएं, सूचनात्मक श्रवण। यहाँ पे ऑप्शन जो है सी, अधोमुखी श्रवण प्रक्रियाएं, ये सही होगा। 140, संज्ञाएं, क्रियाएं, विशेषण, क्रिया विशेषण डैश के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं? विषय वस्तु के शब्द, क्रिया शब्द, निष्क्रिय शब्द, संपदा, सक्रिय शब्द, संपदा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए, विषय वस्तु के शब्द सही होगा। संरचना के बारे में ज्ञान तथा इसे सीमित अभ्यास द्वारा वर्णित करना व क्रियान्वित करना कार्यविधि ज्ञान है। कार्यविधि ज्ञान है, व्याकरण अनुवाद प्रक्रिया है, घोषणात्मक ज्ञान है, भाषा प्रक्रियाएं हैं। तो ऑप्शन बी जो है व्याकरण अनुवाद प्रक्रिया है, सही होगा। आइए 142 पे चलते। प्राकृतिक भाषा के में संदर्भ से पठन सामग्री का स्रोत डैश है, क्या है? बनावटी पठन सामग्री, साहित्यिक कार्य, पाठ्यपुस्तक के लेखकों द्वारा विकसित पठन सामग्री, प्रमाणिक पठन सामग्री। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? प्रमाणिक पठन सामग्री, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, 143 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आकलन के बारे में सही है? शिक्षार्थियों की उपलब्धि, शिक्षार्थियों के व्याकरणिक ज्ञान का आकलन करना, शिक्षार्थियों की भाषाई निपुणता का आकलन करना, या पता करना कि शिक्षार्थियों को क्या नहीं आता है। यहाँ पे ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों की भाषाई निपुणता का आकलन करना। क्वेश्चन नंबर 144 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की कक्षा में त्रुटियों के विषय में सही है? ऑप्शन दिए गए हैं। त्रुटियां शिक्षार्थियों तथा शिक्षकों दोनों के लिए सीखने के क्षेत्र में प्रतिपुष्टि हैं। शिक्षार्थी जब भाषा का प्रयोग करते हैं तभी त्रुटियों को सुधारना चाहिए। त्रुटियां केवल शिक्षक के लिए सीखने के क्षेत्र हैं। त्रुटियां द्वितीय भाषा में प्रथम भाषा के हस्तक्षेप का संकेत है। यहाँ पे ऑप्शन जो है ए, त्रुटियां शिक्षार्थियों तथा शिक्षक दोनों के लिए सीखने के क्षेत्र में प्रतिपुष्टि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 145, एक भाषा शिक्षक सामाजिक विज्ञान के साथियों के साथ मिलकर भारत की संस्कृति विविधता पर प्रदत्त कार्य देता है देती है। शिक्षार्थियों के इस विषय पर रिपोर्ट लिखने तथा पोस्टर तैयार करने के लिए सामाजिक विज्ञान की पुस्तक तथा इतिहास, भूगोल, संस्कृत तथा राजनीति से संबंधित अन्य पुस्तकें तथा दस्तावेजों को पढ़ना है। भाषा अधिगम की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन 4, सामाजिक विज्ञान में भाषा, सामाजिक विज्ञान का प्रदत्त कार्य, समूची पाठ्यचर्या में भाषा लेखन का विकास,
तो क्या कहलाएगा दोस्तों? समुची पाठ्यचर्या में भाषा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 146 पे आते हैं। एक शिक्षार्थी नए व्याकरण रूपों को सीखते समय पहले से सीखे हुए व्याकरणिक नियमों को आधार बनाता या बनाती है। इस अधिगम तकनीकों को क्या कहा जाएगा? संज्ञानात्मक युक्तियाँ, मेटाकॉग्निटिव युक्तियाँ, परासंज्ञानात्मक युक्तियाँ इसे कह सकते हैं, अग्रित आधारित अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है संज्ञानात्मक युक्तियाँ, ये सही होगा। ठीक है, 147 में आ जाते हैं। एक शिक्षार्थी सीमित समझ के साथ एक पठन सामग्री को पढ़ पाती है। वह पठन सामग्री को बहुत अच्छी तरह पढ़ पाती है तथा वो अवबोधन कार्य को अपने बड़े भाई की सहायता से करती है। शिक्षण अधिगम का यह अभ्यास है, क्या कहलाएगा? है देखते हैं, कोचिंग, ट्यूटरिंग, सहारा मिलना, परिकल्पना, निवेश। तो यहाँ पे जो है सहारा मिलना, ठीक है, ये सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 148 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, वह कार्य जो शिक्षार्थियों को शब्दों की आकृतियों से जुड़ने, अर्थ निकालने तथा प्रयोग करने में सहायता करता है, वह क्या कहलाता है? व्याकरण सीखने में संप्रेषणात्मक कार्य है। अर्थ ग्रहण करने के लिए भाषा सीखने का कार्य है। व्याकरण सीखने के लिए संरचनात्मक कार्य व कार्य विधिक व्याकरण सीखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी व्याकरण सीखने के लिए संरचनात्मक कार्य है, ये सही होगा। 149 पे आता है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण सीखने में सचेतनता में वृद्धि करने वाली रणनीति है? ऑप्शन आर, व्याकरणिक इकाइयों को नियम की तरह प्रस्तुत करना और पृथक रूप से प्रयोग करने के लिए बार बार अभ्यास करना। व्याकरण भाषा को संदर्भ में प्रस्तुत करना, शिक्षार्थियों के संज्ञान में लाना व प्रयोग करने के योग्य बनाना तथा बाद में उनका ध्यान इसके नियमों की ओर दिलाना। ऑप्शन सी, व्याकरण पुस्तक तथा अथवा अभ्यास पुस्तिका से व्याकरण के नियमों को प्रस्तुत करना, शिक्षार्थियों को हल करने के लिए अभ्यास कार्य देना। व्याकरण से जुड़े प्रश्न पठन सामग्री अथवा किसी वृत्तांत से लिए जाते हैं, अभ्यास द्वारा सीखे जाते हैं। ऑप्शन बी मुझे सही लग रहा है, व्याकरण भाषा को संदर्भ में प्रस्तुत करना, शिक्षार्थियों के संज्ञान में लाना, प्रयोग करने की योग्य बनाना, बाद में उनका ध्यान उसके नियमों की ओर दिलाना। ठीक है, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है 150। काफ़ी रात हो गई है, 11:30 बज रहे हैं रात के। ओके, आखिरी क्वेश्चन के साथ इसको फिनिश करते हैं। अधिगम के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का विश्वास है डैश। बच्चे कक्ष शिक्षण के माध्यम में नवीन ज्ञान प्राप्त करते हैं। भाषा संरचनात्मक अभ्यास के द्वारा सीखी जाती है। सभी शिक्षार्थी एक ही तरह से सीखते हैं। बच्चे अपने पूरे ज्ञान से जोड़कर सीखते हैं। तो अधिगम के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का विश्वास क्या है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो डी, बच्चे अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ करके सीखते हैं। इसी के साथ 2021 का प्रश्न पत्र सॉल्व कर दिया मैंने, दोनों पार्ट मिला करके। इसके पहले भी मैंने एक पार्ट रखा था, पोस्ट कर दिया था, उसे कुछ दिन पहले। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है उसे देख लेंगे जा करके। और जिनको भी ये वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, मेरे चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, और आगे और भी प्रैक्टिस पेपर जो है सॉल्व करके मैं ऐसे ही पोस्ट करते रहूँगा ताकि सबको आसानी से मिल सके। मिलता नहीं है, मैंने भी एक बुक खरीदी है, एक अनसॉल्व्ड प्रैक्टिस बुक खरीदी, उसके बाद ही मैं इसे पढ़ करके सॉल्व कर पा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरे सारे क्वेश्चन मैंने मार्क कर दिए। जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने आंसर शीट पे देखे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, बट मैंने कोशिश किया है कि पहले मैं खुद से जितना कर पाऊँ उतना किया है मैंने। जो नहीं आया उसे मैंने पढ़ करके समझा है। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री राम, थैंक यू। वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम दोस्तों।